प्यारे बच्चों, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एडुसेट पर प्रसारित इस कार्यक्रम में आज आप मेरे साथ जानेंगे र के विविध रूपों के बारे में। तो आइए बच्चों, जानते हैं र के विविध रूपों के बारे में। र के 4 रूप होते हैं। र का सामान्य रूप या मूल रूप, जैसा कि आप इसे वर्णमाला में लिखा हुआ देखते हैं। यह रूप इसका स्वर सहित होता है, यानी इसमें स्वर होता है जैसे। और यह जो र है, इससे कोई शब्द शुरू भी होता है, यह किसी शब्द के बीच में भी हो सकता है और अंत में भी। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, रजत, यहाँ इस शब्द की शुरुआत में है र। सरोज यहाँ मध्य में है, पार यहाँ अंत में है। तो यह कहीं भी हो सकता है, इससे शब्द की शुरुआत भी होती है। यह स्वर सहित होता है। स्वर सहित होने का अर्थ है कि यह पूरा भी मिलेगा और इसके साथ मात्रा भी लगी हुई मिलेगी। जैसे आपने यहाँ देखा कि र के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। दूसरा है र का पदेन रूप, जिसका चिन्ह कुछ ऐसा होता है, एक तिरछी छोटी सी रेखा होती है। यह भी स्वर सहित होता है, जैसे ग्राम, उम्र, सप्रसंग। जैसे सामान्य रूप में हमने कहा कि इस र से, र के इस रूप से कोई शब्द शुरू भी हो सकता है, यह किसी शब्द के मध्य में और अंत में भी हो सकता है। लेकिन र का पदेन रूप जो होता है, वह बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, लेकिन उससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, यानी शब्द के प्रारंभ में र का पदेन रूप नहीं होता है। अब जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए कि र का सामान्य रूप है, यह स्वर सहित होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं र के पदेन रूप की, यह भी स्वर सहित होता है। फिर दोनों में इतना अंतर कैसे है कि इससे शब्द की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन इस रूप से शुरुआत नहीं हो रही है। यह अपने पूरे स्वरूप में लिखा जाता है और यह केवल एक छोटी सी तिरछी रेखा के रूप में। अभी हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम र के अन्य रूपों के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। रे का अगला रूप है, यह भी पदेन रूप ही होता है, लेकिन इसका चिन्ह कुछ ऐसा होता है जैसा अंग्रेजी में वी होती है, उसको उलट दीजिए, उस प्रकार का इसका चिन्ह होता है। यह भी स्वर सहित होता है। अब आप देखिए कि र के 3 रूप ऐसे हो गए जो स्वर सहित हैं, लेकिन तीनों की ही बनावट में काफी भिन्नता है। और यह जो रूप है उल्टे वी के आकार जैसा, यह कहाँ लगता है? केवल उन वर्णों के नीचे जो नीचे से गोलाई लिए हुए होते हैं। जैसे राष्ट्र, ट में गोलाई है, ट्रक, ड्रम। इस प्रकार जो विशेष रूप से जो ट वर्ग के व्यंजन है, ट, ठ, ड, उनमें आपको इस रूप का, र के इस पदेन रूप का आपको वहां पर प्रयोग मिलेगा। अगला है र का रेफ रूप, जिसका चिन्ह इस प्रकार, यह स्वर रहित होता है। आपने ध्यान देना है बच्चों कि यह स्वर रहित होता है, जैसे तर्क, पर्याप्त, दर्शन आदि। जिस प्रकार से जो र का पदेन रूप है, यह वाला है या चाहे यह वाला है, इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता, यानी शब्द की शुरुआत इनसे नहीं होती। उसी प्रकार जो र का रेफ रूप है, इससे भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। यह भी शब्द के या तो मध्य में मिलेगा या अंत में मिलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं र के सामान्य रूप अथवा मूल रूप की, जो कि हमने बात की थी कि स्वर सहित होता है। ये भी बात हम कर चुके हैं कि र शब्द के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में कहीं भी हो सकता है। तो यह अब जानना है कि स्वर सहित और स्वर रहित रूप कैसे होते हैं। स्वर सहित रूप देखिए, जिस प्रकार राजीव में र में आ की मात्रा है, ज में ई की मात्रा है, दीर्घ ई, व, और व में
अ है। देखिए जैसे र जमा आ जमा ज जमा दीर्घ ई जमा व जमा अ। अगर व में स्वर नहीं होता तो हलंत युक्त होता और अंत में अ नहीं होता। तो अब आपने यहाँ देखा कि जो ये र है इसके साथ स्वर लगा हुआ है, रा बन गया। इसी तरीके से अगर हम मध्य वाले र की बात करें, सरोज, सरोज में आप देखिए स जमा अ जमा र जमा ओ जमा ज जमा अ। यहाँ भी आप देखेंगे कि र के साथ ओ लगा हुआ है। गुरु, ग जमा उ ह्रस्व उ जमा र जमा, यहाँ भी ह्रस्व उ है। तो आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि यहाँ भी इस र के साथ हमारा स्वर है। चेहरे, च जमा ए जमा ह जमा अ जमा र जमा ए। तो यहाँ भी आपने देखा कि यहाँ भी र के साथ ए है, जो यहाँ पर आकर मात्रा के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप जो हमारे र का जो मूल रूप है, तो आप उसमें देखेंगे कि वह स्वर सहित होता है। अब किसी भी शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह बात हमारे अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि वह किस प्रकार से स्वर सहित है। आइए अब देखते हैं र के दूसरे रूप पदेन रूप के बारे में, जिसका चिन्ह यह होता है और यह भी स्वर सहित होता है। एक बात यहाँ मैं आप सबको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ बच्चों, कि जो र के हमने अभी देखा कि र के जो अलग अलग रूप होते हैं, पदेन रूप भी दो तरह से होते हैं, एक तो ये और एक जो इस प्रकार बना हुआ होता है, और एक जो र का रेफ रूप होता है। बहुत से लोग इन्हें र की मात्राएं भी कहते हैं, लेकिन यह र की मात्राएं नहीं होती, यह र के अलग अलग रूप होते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की मात्राएं नहीं हुआ करती। तो इस बात में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए कि यह र के भिन्न भिन्न रूप हैं, न कि मात्राएं। तो हम देखते हैं कि र का यह जो रूप है, मूल रूप तो होता ही है स्वर सहित, यह केवल एक छोटा सा चिन्ह होते हुए भी यह स्वर सहित किस प्रकार है। जैसे हम देखें प्रकाश, पहले तो बच्चों हमें जो र का जो रेफ रूप है, जो पदेन रूप है, उस से जो बने हुए शब्द होते हैं, यदि हम उनका सही प्रकार से उच्चारण भी अगर हम कर लेते हैं तो हमें उस शब्द की पूरी बनावट यानी उसका किस प्रकार से वर्ण विच्छेद हमने करना है, हमें यह मालूम हो जाएगा। हमें यह अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें जो पदेन रूप है यह वास्तव में पूरा होता है, र पदेन जो र होता है, और जिस वर्ण के पैरों में यह लगा हुआ होता है वास्तव में वह वर्ण आधा होता है, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा चिन्ह होते हुए भी इस प्रकार का यह पूरा कैसे है, और जबकि जो वर्ण पूरा दिखाई दे रहा है, जैसे आप यहाँ प्रकाश में भी देखें, यहाँ आप ग्रीष्म में ग में देखें, उग्र में भी ग में देखें, यहाँ प्राप्त में प में देखें, या क्रेन में क में देखें, या द्रोण में द में देखें, तो ये वर्ण तो अपने आप में पूरे दिखाई दे रहे हैं, जबकि र एक छोटे से रूप में होते हुए भी यह पूरा कैसे है, स्वर सहित कैसे है, जबकि जिसके पैरों में यह लगे हुए हैं वह स्वर रहित कैसे है। इस विषय में एक छोटी सी कथा प्रचलित है कि एक बार र और अन्य जो व्यंजन है, अन्य जो वर्ण है, वे कहीं चले जा रहे थे। चलते चलते र थक जाता है और अन्य जो व्यंजन होते हैं वे सब बारी बारी से उसे अपने कंधे पर उठा लेते हैं। तो र उनके इस व्यवहार से इतना कृतज्ञ अपने आप को स्वयं को महसूस करता है, तो उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए र उनसे कहता है कि जब भी आपको कभी मेरे सहारे की आवश्यकता होगी तो मैं आपके चरणों में रहते हुए आपको संबल प्रदान करूंगा, मैं आपको
सहायता प्रदान करूंगा। और इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पर प जो है अपने पूर्ण रूप में आपको दिखाई दे रहा है, प पूरा लिखा हुआ है और र केवल एक छोटे से एक तिरछी रेखा के रूप में लगा हुआ है। अक्सर हम इस रूप को, जो प का पदेन रूप है, हम इसको बोल देते हैं कि यह उस वर्ण के पैरों में लगा हुआ है। आप यहाँ सभी जितने भी उदाहरण यहाँ लिखे हुए हैं, आप देखेंगे कि यह उस वर्ण के पैरों में लगा हुआ है। तो इस प्रकार के उदाहरणों में हम कह सकते हैं कि र जो है अपनी उस कृतज्ञता को ही जाहिर कर रहा है जो विभिन्न वर्णों ने समय पर उसकी मदद करके उसको अपने कांधों पर उठा करके की थी। तो अब देखते हैं कि प्रकाश का जो सही उच्चारण है, बहुत सारे लोग इसको प्रकाश बोल देते हैं। अगर इसको हम प्रकाश बोलेंगे तो यहाँ पर प पूरा होगा। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जब हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तभी हमारी लेखनी, तभी जो हम शब्द लिख रहे हैं वह भी शुद्ध होगा। और हिंदी की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि जिस प्रकार यह बोली जाती है उसी प्रकार यह लिखी भी जाती है। तो इसका जो शुद्ध उच्चारण है वह प्रकाश होगा, ना कि प्रकाश। जब हम इसको प्रकाश बोल रहे हैं तो आप देख रहे होगे कि प जो है वह एक झटके में बोला जा रहा है, बहुत ही तीव्र गति के साथ, बहुत ही तेज गति के साथ प को हमने बोल दिया। लेकिन र के ऊपर हमारा जोर है, प्रकाश, ना कि प्रकाश। तो यहाँ पर प जो है वो स्वर रहित है। आप देख रहे हैं कि प हलंत युक्त है, इसके साथ आगे कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है। र के साथ अ है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आगे कोई मात्रा किसी भी प्रकार की नहीं है। आगे है का, क जमा आ, और फिर अंत में है श जमा अ। तो आप इस प्रकार से प्रकाश का वर्ण विच्छेद क्या हो गया, प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ। इस प्रकार यह बन गया प्रकाश। अगला जो हमारा शब्द है ग्रीष्म। अब इसमें हम ये कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ण पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, मात्रा किस पर लगी हुई है। तो फिर से वही बात आती है कि अगर हमारा उच्चारण शुद्ध है तो हमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। हम इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं, ग्रीष्म। अब आराम आराम से इस शब्द को अगर बोल करके देखेंगे, ग्रीष्म, सबसे पहले किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, ग, ग्रीष्म, फिर र की, फिर ई की, और उसके बाद श और फिर म की। तो आप इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ग, ग्रीष्म। आप देखेंगे कि ग जो है एकदम से बोला जा रहा है, पूर्ण रूप में नहीं बोला जा रहा है। ये ग के साथ इसलिए कोई भी स्वर नहीं है, ग जमा र। और ई, आप मात्रा यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है, तो उसके पश्चात दीर्घ ई लग गया। अब आप आगे देख रहे होंगे कि श जो है हमारा स्वर रहित है, तो यहाँ पर इसके साथ भी कोई स्वर नहीं लगा हुआ है। फिर म जमा अ, इस प्रकार ग्रीष्म बन गया। अगला हमारा जो शब्द है क्या है, उग्र। आप इसमें देखेंगे उग्र जो है स्वर तो है ही उ, उसके पश्चात हमने देखना है कि किसकी ध्वनि पहले आ रही है, ग्र, उग्र, ग फिर र और फिर अंत में स्वर। तो इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार हो जाएगा, उ जमा ग जमा र जमा अ। अगला हमारा शब्द है प्राप्त। आराम से बिल्कुल ध्यान से बोल करके आपने एक एक शब्द को देखना है। प्राप्त, प जमा, उसके पश्चात क्या आना चाहिए, कोई स्वर आना चाहिए या हमारा पदेन र आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पदेन र। प के पश्चात र जमा आ जमा प जमा त जमा अ। यहाँ पर प स्वर रहित क्यों है, क्योंकि हमारा जो शब्द है प्राप्त उसमें प आधा है, स्वर रहित है, तो इसलिए भी हमने यहाँ इस प के साथ कोई स्वर नहीं लगाया।
अगला शब्द है क्रेन, क्रेन, क र ए। इसी प्रकार से हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। क हलंत युक्त है, स्वर रहित है, इसके साथ कोई स्वर नहीं है। जमा र जमा ए जमा न जमा अ। ठीक है, तो अब आप लोगों को यह बात काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी होगी कि हमारा र का जो ये पदेन रूप है, ये वास्तव में भले ही यह एक छोटी सी तिरछी रेखा के रूप में होता है, लेकिन वास्तव में यह अपने आप में स्वर सहित होता है, पूरा होता है। जबकि जिसके पैरों में यह लगा हुआ होता है, वह वर्ण पूरा दिखाई देते हुए भी आधा होता है, स्वर रहित होता है। और अगर आपने इनके उच्चारण को, इन सभी शब्दों के उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुना है, तो आपने यह भी इस बात को भी आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा कि पदेन र का जो उच्चारण है, जिस वर्ण के पैरों में यह लगा होता है, उसके बाद में इसका उच्चारण किया जाता है, ना कि उससे पहले। आप इसी का उदाहरण देख लिए। प्रकाश, प्र, प के पश्चात र बोला जा रहा है। ग्रीष्म, ग्रीष्म, ग र, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब हर शब्द में आप देखेंगे कि जिस वर्ण के पैरों में यह लगा हुआ है, उस वर्ण के बाद में र का उच्चारण है, र बोला जा रहा है। तो भले ही र जो है एक छोटी सी तिरछी रेखा के रूप में विद्यमान होता है, लेकिन र यहाँ पर स्वर सहित होता है, अपने पूर्ण रूप में होता है। रूप अगर हम यूं कहें कि र का जो हमारा ये जो सामान्य और मूल रूप है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसके उच्चारण की बात कर रही हूँ। जैसा कि हमने इन सभी शब्दों में देखा कि र का जो उच्चारण है वो पूरा है, जबकि जिसके पैरों में यह लगा हुआ है उसका उच्चारण आधा है। बेसब्र में भी अगर हम देखें तो ब जमा ए जमा स जमा अ जमा। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो ब है, जिसके पैरों में र लगा हुआ है, यह स्वर रहित है, जबकि र जो है, पदेन र जो है, वह स्वर सहित है, इसके साथ स्वर अ जुड़ा हुआ है। तो यह बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा जो पदेन र होता है, वह एक छोटी सी तिरछी रेखा के रूप में होते हुए भी अपने आप में पूर्ण होता है, स्वर सहित होता है। अब इसको जो लगाने का स्थान है, वह आप देखिए कि जो जैसे अगर मैं बात करूं क वर्ण की, आप देखेंगे कि यहाँ जो स्थान बनता है, ये इसके बीच में जो स्थान बनता है, यहाँ पर र का प्रयोग होता है। ग इस तरीके से। अगर मैं प की बात करूं तो इस तरीके से। ठीक है, और भी हम कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ज, यहाँ पर इस तरीके से हम इन वर्णों के पैरों में र का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जिनके साथ जब हम र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ तो आपने देखा होगा, या इन सभी उदाहरणों में आपने देखा होगा कि जैसे हमने प के साथ र का प्रयोग किया, या ग के साथ किया, या हमने द के साथ किया, तो वहाँ उन वर्णों का रूप ज्यों का त्यों बना हुआ है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जब हम जिनके साथ पदेन र का प्रयोग करते हैं, तो उनका स्वरूप बिल्कुल भिन्न हो जाता है। आइए देखते हैं कि वह वर्ण ऐसे कौन से हैं। तो देखते हैं बच्चों कि वे हमारे वर्ण कौन से हैं जिनका स्वरूप र जुड़ने के बाद बिल्कुल बदल जाता है। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है, उसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज और श्र। तो यहाँ पर आप देखें कि त के साथ जब र जुड़ रहा है तो क्या बन गया, त्र। आप देख रहे हैं कि त का स्वरूप ये होता है, र का स्वरूप ये होता है, लेकिन जब त्र बना तो उसमें
त का स्वरूप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल एक अलग वर्ण ये बन गया है। हम त्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर र स्वर के साथ ही है, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं त जमा र जमा अ। इसी प्रकार से जब श के साथ र जुड़ता है तो उसका स्वरूप कुछ ऐसा हो जाता है। इसको हम श जमा र के रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर र स्वर सहित है, या हम इसको बिल्कुल इस प्रकार भी लिख सकते हैं श जमा र जमा अ। त्र के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यत्र, सर्वत्र, क्षत्रिय, छात्र। श्र से श्रम, श्रीमती, श्रीमान, आश्रय। तो यहाँ पर आपने देखा बेटे कि जब हम क के साथ, त के साथ, सॉरी प के साथ या ज के साथ या ब के साथ या किसी और वर्ण के साथ जब हमने र, पदेन र का प्रयोग किया तो उन वर्णों के जो बनावट थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन त और श ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनके साथ जब हम पदेन र के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जब र को इनके साथ जोड़ते हैं तो इनका स्वरूप जो है बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि र का पदेन रूप जो चिन्ह ये है, जब वह त और श के साथ प्रयुक्त होता है तो उनका स्वरूप इस प्रकार से होता है। यहाँ देखते हैं र का पदेन रूप, जिसका चिन्ह ये होता है उल्टे वी के आकार जैसा। और हमने बात की थी कि यह भी स्वर सहित होता है। यह स्वर सहित किस प्रकार होता है, आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। और इसके बारे में मैंने बताया भी था कि यह जो पदेन रूप र का यह वाला होता है, यह केवल नीचे से गोलाई लिए हुए वर्णों के साथ ही लगता है। जैसे बात की थी कि ट वर्ग जो होता है, ट, ठ, ड, ढ, उन्हीं के नीचे इस रूप का प्रयोग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब र का एक पदेन रूप यह वाला हमारे पास पहले से था तो हमें इस रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बेटे जो ट वर्ग होता है, आपने देखा होगा कि जो ट वर्ग है उसके सभी जो वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, आप देख रहे हैं कि नीचे से गोलाई लिए हुए हैं ये। अगर हम ट के साथ मान लीजिए इस प्रकार या इस प्रकार र का प्रयोग करते हैं, जो हमारा पदेन र है, ये जो है इसका प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं, तो कई बार जल्दबाजी में अगर यह इसके साथ इस प्रकार से स्पर्श कर जाता है तो यह द का रूप धारण कर लेता है। और इसी प्रकार से इनमें भी यह थोड़ा सा, अगर मान लीजिए इसके साथ भी हम इसको इस प्रकार से प्रयोग करते हैं और इसके साथ थोड़ा सा ये स्पर्श हो गया तो यह भी द का रूप धारण कर लेगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए विद्वानों ने यह सलाह दी कि हम इसके लिए इन शब्दों के नीचे हम इस प्रकार का एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई संशय न रहे किसी के भी मस्तिष्क में। तो इसलिए जो नीचे से गोलाई लिए हुए जो वर्ण होते हैं उनके नीचे हम र के इस रूप का प्रयोग करते हैं, ना कि इस रूप का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि यह स्वर सहित किस प्रकार से है। जैसे हम यहाँ अगर उदाहरण लें राष्ट्र का, र में आ की मात्रा है, श जो है आप यहाँ देख ही रहे हैं, इसकी खड़ी पाई हटी हुई है, आधे रूप में है ये, और ट के नीचे जो है पदेन र लगा हुआ है। हम बात कर चुके हैं कि पदेन र जो होता है वो उसका उच्चारण पूरे वर्ण की भांति होता है। तो आप यहाँ ट्र का जब उच्चारण करके देखेंगे तो आपको स्वयं भी मालूम हो जाएगा और यह भी मालूम हो जाएगा कि जब हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो पहले कौन सा वर्ण आएगा। आप यहाँ उच्चारण करके देखें, राष्ट्र, ट्र, पहले ट की ध्वनि आ रही है, फिर र की ध्वनि आ रही है।
तो इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार हो जाएगा? र जमा आ जमा श। ये स्वर रहित है, इसलिए इसके साथ यहाँ आगे कोई स्वर नहीं आया। ट्र, फिर ट जमा र। ट जो है वो स्वर रहित है यहाँ पर, र जमा अ। तो आपने यहाँ इस बात को समझ लिया होगा कि ये जो स्वर सहित है, क्यों है स्वर सहित? क्योंकि इसके साथ हमेशा स्वर जुड़ा हुआ होगा। ट्रक, इसका भी आप उच्चारण करके देखें। ट्रक, ट र। पहले ध्वनि किसकी आ रही है? ट की, उसके पश्चात र की। ट जमा र जमा अ जमा क जमा अ। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि र जो है अपने साथ स्वर को लिए हुए है। इसी प्रकार अगर हम ड्रम को देखें तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ड्रम, ड र, ड्रम। पहले ड की ध्वनि आ रही है, फिर र की ध्वनि आ रही है। और ड की या ट की आप ध्वनि देखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो ट की ध्वनि और ड की ध्वनि यह एकदम से बोली जा रही है, जबकि र की ध्वनि पूरी सुनाई दे रही है। तो आपको यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि जो हमारे पदेन र का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वह नीचे से गोलाई लिए हुए वर्णों के नीचे है या अन्य सभी वर्णों के नीचे है, वह जो पदेन रूप होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है, स्वर सहित होता है। और जिसके पैरों में पदेन र लगा हुआ है वह वर्ण अधूरा होता है, वह स्वर रहित होता है। तो आशा करती हूँ कि पदेन र के ये दोनों रूप आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं र का रेफ रूप। देखते हैं अब र के अगले रूप रेफ रूप के बारे में, जिसका चिन्ह इस प्रकार होता है। यह स्वर रहित होता है। इस बात पर आपने ध्यान देना है बच्चों कि यह स्वर रहित होता है। देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे हमने एक शब्द लिया है दर्शन। इसके बारे में आपने एक और बात को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको ध्यान में रखना है कि जो रेफ रूप, जो पदेन रूप था, हमने बात की थी कि पदेन रूप का जो उच्चारण है, जिस वर्ण के पैरों में वह लगा होता है उसके बाद उसका उच्चारण होता है। प्र, प के बाद में र का उच्चारण हुआ है। लेकिन रेफ जो रूप होता है, जिस वर्ण के ऊपर वह लगा होता है उससे बिल्कुल पहले उसका उच्चारण होता है। आप देखें, शब्द को बोलकर देखें। दर्शन, दर्शन। र का उच्चारण कहाँ हो रहा है? द और श के बीच में, जबकि लगा किसके ऊपर हुआ है? ये श के ऊपर लगा हुआ है। तो यह नहीं मानना है कि श के ऊपर लगा हुआ है तो इसका उच्चारण श के बाद होगा, श और न के बीच में नहीं, वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका उच्चारण है द और श के बीच में। आप उच्चारण करें फिर से, दर्शन। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कैसी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जो र की आवाज है वह पूरी नहीं सुनाई दे रही है। जैसे आप यहाँ पर हमने उच्चारण किया प्रो, यहाँ पर प की ध्वनि आधी है और र की ध्वनि पूरी है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि द की यह तो अपने आप में पूर्ण है ही। हमने बात करनी है जिस वर्ण के ऊपर रेफ र लगा हुआ है, दर्शन। यहाँ पर आप पाएंगे, आप भली भांति इसको समझ पाएंगे कि जो र का यहाँ उच्चारण है वह आधा है और श का उच्चारण पूरा है। तो यहाँ पर जो र है रेफ के रूप में लगा हुआ है वह जो है स्वर रहित है, और जिस वर्ण के ऊपर वह लगा हुआ है वह वर्ण स्वर सहित है। आइए हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से इसको समझते हैं। द, द जमा अ, द में अ जुड़ गया, द बन गया। अब है दर्शन, फिर र। हमने एक एक वर्ण को ध्यान से सुनना है कि कौन सा वर्ण किसके बाद आ रहा है। द के बाद किसकी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है? र की। र के बाद श की, और श जो है
पूरा है। कोई भी वर्ण जो ताकतवर होगा वही तो अपने से कमजोर को अपने ऊपर उठा पाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो श है, श ने र को अपने कांधों पर उठा रखा है। अगर श भी कमजोर होता, कमजोर से तात्पर्य यहाँ पर है कि अगर श भी अपूर्ण होता, आधा होता, स्वर रहित होता, तो वह इस रेफ र का भार नहीं उठा सकता था। ऐसे में जो रेफ र है वो उससे अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता। लेकिन यहाँ श जो है वो पूर्ण रूप से सक्षम है, वह स्वर सहित है, इसलिए वह इस आधे र का भार उठा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो श है, श के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है, तो इसका रूप क्या बन गया, इस प्रकार से। और अंत में क्या है वर्ण न। यह भी आप देख रहे हैं कि स्वर सहित है, पूर्ण है, तो न जमा अ, और ये क्या बन गया, दर्शन। ठीक है, अगला हम उदाहरण देखते हैं, परिवर्तन। परि में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। प जो है, प के साथ अस्वर जुड़ा हुआ, प जमा अ, प बन गया। र के साथ कौन सी ई जुड़ी हुई है, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व ई। शायद आप नहीं समझ पाएंगे। ह्रस्व ई से मेरा कहने का मतलब है जिसे हम अक्सर छोटी ई और बड़ी ई कह देते हैं, तो ह्रस्व ई छोटी ई, और दीर्घ ई जो होती है जिसको आमतौर पर बड़ी ई कह दिया जाता है। तो आप मात्रा की आपको पहचान है ही, तो आप यहाँ देखेंगे कि र में ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर कौन सा ई आएगा, ह्रस्व ई। फिर है व जमा अ। तत्पश्चात क्या है, परिवर्तन। वो के बाद हमने विशेष ध्यान देना है कि हम र के कौन से रूप का प्रयोग कर रहे हैं। परिवर्तन, वो के बाद वो यहाँ पे पूर्ण हो गया, वो के बाद किसकी ध्वनि है, र। लेकिन यह पूरी ध्वनि नहीं सुनाई आपको दे रही है, आधी ध्वनि सुनाई दे रही है, तो यह र जो है स्वर रहित होगा। फिर है त जमा अ, और उसके बाद है न जमा अ। तो इस प्रकार से इसका क्या रूप बन जाएगा, परिवर्तन, परिवर्तन। अगला हम उदाहरण देखते हैं, स्वर्गिक। क्या है, स्वर्गिक। आपने पहले उस शब्द का अच्छे से उच्चारण करके देखना है। आपको अपने आप ही यह मालूम हो जाएगा कि उस र की ध्वनि कहाँ आ रही है। तो उसके लिए बेटे सबसे पहले हमारा उच्चारण जो है वो बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तभी हम इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं स्वर्गिक का वर्ण विच्छेद। स्व, स एकदम से बोला जा रहा है, जबकि वह पूरा समय ले रहा है, पूरी आवाज इसकी सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर स जो है वो स्वर रहित है, और वह जो है स्वर सहित है, तो इसका रूप क्या बन गया, स्व। उसके बाद आप देखिए स्वर्गिक, व के बाद किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, र की। फिर गिक, गईक, स्वर्गिक, ग के बाद ई की ध्वनि। तो इस तरह के शब्द हैं, थोड़े से कठिनाई लिए हुए जो शब्द हैं, उनमें आपको किसी भी तरह की उलझने की आवश्यकता नहीं है। आप उस शब्द का बार बार उच्चारण जब करके देखेंगे तो आप किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आप बिल्कुल अच्छे से उसका वर्ण विच्छेद भी कर पाएंगे, यह भी समझ पाएंगे कि उसमें जो र लगा हुआ है या कोई और वर्ण है वो आधा है या पूरा है। तो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। स्वर्गिक, स्व का यहाँ हम कर चुके थे, र जमा ग, और यहाँ पर आप मात्रा देख रहे होंगे कि ई की कौन सी ई यहाँ पर लगी हुई है, ह्रस्व ई है या दीर्घ ई, ह्रस्व ई। ठीक है, तो ये इसका रूप बन गया इस प्रकार से, ग में ह्रस्व ई और ऊपर र, उसके पश्चात क जमा अ, तो ये बन गया स्वर्गिक। आइए कुछ एक शब्द ऐसे देखते हैं जिनमें
र जो है उसकी ध्वनि तो कहीं और आ रही है, लेकिन वह लगा कहीं और हुआ है। देखते हैं इन वर्णों को, इन शब्दों को भली भांति समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बात की कि जो र का रेफ रूप होता है, जिस वर्ण के ऊपर वह लगा हुआ होता है, बिल्कुल उससे पहले उसका उच्चारण होता है, जैसे कि अभी हमने पिछले उदाहरणों में देखा था। इस शब्द का उच्चारण होगा अर्ध्य। अर्ध्य। र का उच्चारण कहाँ हो रहा है? ध से पहले यहाँ उसका उच्चारण हो रहा है। अर्ध्य। र की ध्वनि यहाँ बिल्कुल अ के बाद में आ रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि र ध को छोड़ करके य के ऊपर जाकर क्यों लगा? तो जैसा अभी मैंने पिछले एक उदाहरण में आपको बताया था कि जब जो वर्ण अपने आप में ही अपूर्ण है, जो पूरा नहीं है, वह दूसरे किसी का भार नहीं उठा सकता, तो उस स्थिति में र जो है उस आधे वर्ण के ऊपर न लग करके उससे अगले वर्ण को वह ढूंढेगा जो वह पूरा होगा, जो स्वर सहित होगा। तो ध के बाद य जो है वर्ण वो स्वर सहित है और र का भार उठाने में भी वह सक्षम है, तो इसलिए र जो है य के कांधे के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने ध को छोड़ दिया, देख लिया कि ध तो खुद अपना ही भार उठाने में सक्षम नहीं है, तो मेरा कहाँ से वह भार उठा पाएगा, तो इसलिए र जाकर य के कांधे पर बैठ गया। अर्ध्य। अब आप इसका वर्ण विच्छेद देखें, अ जमा र, क्योंकि र की ध्वनि अ के बिल्कुल बाद में आ रही है। फिर ध भी स्वर रहित है, इसीलिए वह र का भार नहीं उठा पाया और र कहाँ चला गया? य के ऊपर, क्योंकि र जो है स्वर सहित है। अगला हम उदाहरण देखते हैं, वर्त्स्य। अब देखिए कि ये इससे भी कठिन उदाहरण आपके सामने आ गया। इसमें तो आधा एक ही वर्ण था, यहाँ पर दो दो आ गए हैं। और आप देखेंगे कि र की जो ध्वनि है वह के बाद में है, लेकिन र कहाँ पर जाकर लगा हुआ है? य के ऊपर। न त के ऊपर लगा, न स के ऊपर लगा, क्योंकि दोनों ही अधूरे शब्द हैं, अधूरे वर्ण हैं। क्योंकि त भी यहाँ पर स्वर रहित है और स भी स्वर रहित है, र भी है तो स्वर रहित ही, लेकिन इसको तो किसी न किसी का सहारा चाहिए था, किसी के ये कांधे पर जाकर ये बैठ जाए। तो त भी अपने आप में अपूर्ण है, स भी अपने आप में अपूर्ण है, ये दोनों ही र का भार उठाने में सक्षम नहीं थे, तो इसलिए र इन दोनों को छोड़ते हुए, इन दोनों को लांघते हुए य के कांधे के ऊपर जा बैठा। तो इस प्रकार जो वर्त्स्य का जो हमारा संधि विच्छेद होगा, जो वर्ण विच्छेद होगा वो क्या होगा? व जमा अ, और र उसके बाद व के बाद र की ध्वनि आ रही है, तो फिर र। उसके बाद त भी स्वर रहित है और स भी स्वर रहित है। तो आप यहाँ देख भी रहे हैं कि न त के साथ कोई स्वर लगा हुआ है, न स के साथ लगा हुआ है, और अंत में क्या है? य। यह स्वर सहित है, इसीलिए इस र का भार उठा पाने में सक्षम है। तो यह क्या बन जाएगा? व, और र जाकर यहाँ लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्वर रहित हैं। तो इसका स्वरूप क्या होगा? वर्त्स्य। एक और उदाहरण हम देखते हैं, दुर्व्यवहार। आप इसका उच्चारण जब कर रहे हैं तो र की ध्वनि कहाँ आ रही है? द के बिल्कुल बाद में र की ध्वनि आ रही है। दुर्व्यवहार। व के ऊपर क्यों नहीं लगा? वही बात कि वह अपने आप में ही सक्षम नहीं है र का भार उठाने के लिए, इसलिए र ने व को छोड़कर य को चुना उसके कांधों पर जाकर बैठने के लिए। तो द जमा ह्रस्व उ जमा र जमा व। र के बाद भी कोई स्वर नहीं है, व के बाद भी कोई स्वर नहीं है, य जमा अ, और इनका रूप बन जाएगा इस प्रकार। और फिर व जमा अ,
य के बाद वाला व, हा के लिए बन जाएगा ह जमा आ, और र के लिए बन जाएगा र जमा अ। तो इस प्रकार दुर्व्यवहार का वर्ण विच्छेद ये हो जाएगा द जमा ह्रस्व उ जमा र जमा व जमा य जमा अ जमा व जमा अ जमा ह जमा आ जमा र जमा अ। तो इस प्रकार आपने ध्यान देना है कि रेफ रूप, जो र का रेफ रूप होता है, वह जिस वर्ण के ऊपर लगा हुआ होता है उसका उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है। उससे पहले, जिस वर्ण के ऊपर यह लगा हुआ है, उससे पहले यदि कोई अधूरे स्वर रहित कोई वर्ण आ जाते हैं तो उनसे भी पहले र का उच्चारण होता है। जैसे हमने अर्ध्य में देखा, वर्त्स्य में देखा, दुर्व्यवहार में देखा। र के विविध रूप आपने बच्चों देख लिए। अब एक उसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा विषय और है। र के साथ ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं। ह्रस्व उ की मात्रा आपको पता है इस प्रकार होती है और दीर्घ उ की मात्रा इस प्रकार होती है। र के साथ ह्रस्व उ लगने पर मात्रा र के इस प्रकार लगेगी और दीर्घ उ लगने पर इस प्रकार लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अन्य जो वर्ण होते हैं, कोई भी वर्ण है, जैसे क है, च है, स है, प है, कोई भी वर्ण ले लीजिए। हमने मान लीजिए उसमें ह्रस्व या दीर्घ उ कोई भी मात्रा लगानी है, इस प्रकार लग जाती है, इस प्रकार लग जाती है। तो र के ह्रस्व और दीर्घ जो उ है वो इस प्रकार से उनकी मात्रा क्यों नहीं लगती है। तो इस प्रकार से मात्रा लगने, देखिए कि कोई भी शब्द जब हम लिख रहे हैं तो वह हमारी जो समझ है उसको पुख्ता करने के साथ, हमें उस शब्द का अर्थ समझाने के साथ साथ वह शब्द लिखा हुआ भी सुंदर दिखाई देना चाहिए। यह भाषा की एक विशेषता होती है। तो जब हम र के साथ इस प्रकार से इन ह्रस्व और दीर्घ उ का प्रयोग करेंगे तो यह आप देख रहे होंगे कि बहुत ही लंबा भी हो जाता है और सुंदर भी नहीं दिखाई देता। तो र के यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ पर देखिए जो जगह है, यहाँ पर जो जगह है, हम ह्रस्व और दीर्घ उ की मात्राओं का प्रयोग यहाँ नीचे ना करके हम यहाँ पर करते हैं। इस प्रकार से ह्रस्व उ के लिए हम इस प्रकार से मोड़ देते हैं और दीर्घ उ के लिए इसको इस प्रकार गोला बनाते हुए इस प्रकार हम ले आते हैं। देखिए जैसे ह्रस्व उ की मात्रा जब हमने र में लगाई तो इस प्रकार से उसका स्वरूप बनेगा, जैसे गुरु, पुरुष, रुपया। और दीर्घ उ की मात्रा का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका स्वरूप कुछ ऐसा होगा, रूप, जरूर, रुद्र। प्यारे बच्चों, रे की मात्रा लगे हुए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण से कुछ ऐसा आभास होता है कि जैसे उसमें र लगा हुआ है। लेकिन यदि बार बार वही बात आती है कि अगर हमारा उच्चारण शुद्ध है, बिल्कुल सही है, तो हमें इस प्रकार की कोई भी भ्रांति नहीं होगी। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मुर्दा, यहाँ पर कौन सा र लगा हुआ है? रेफ या पदेन? रेफ रूप का प्रयोग है। और आप यहाँ पर अच्छे से इसको सुन भी पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। मुर्दा, र की जो ध्वनि है द से पहले आ रही है, मुर्दा। अगर हम इसका उच्चारण करें, मुद्रा, मुद्रा, यहाँ पर र की ध्वनि किसके बाद आ रही है? द के बाद र की ध्वनि आ रही है। यहाँ पर द पूरा है, स्वर सहित है, और र स्वर रहित है, आधा है। यहाँ मुद्रा में द जो है भले ही पूर्ण दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर स्वर रहित है द,
और र जो है स्वर सहित है, आ स्वर इसके साथ लगा हुआ है। अब यह शब्द देखिए, इसमें आपको क्या लगता है कि यह जो लगा हुआ है ये क्या है? यह री की मात्रा है। ऐसी ही होती है ना री की मात्रा, री की मात्रा है। और इसका जो उच्चारण है, बहुत से लोग जो री की मात्रा के शब्द होते हैं उनका उच्चारण बिल्कुल ही गलत करते हैं। इसका उच्चारण होगा मृदा, और बहुत से लोग इसको मर्दा बोल देते हैं, मर्दा। जैसे आपने एक शब्द बहुत ही प्रचलित है, शब्द जिसका अर्थ माँ होता है, मातृ। शुद्ध शब्द ये होते हैं मातृ, लेकिन इनका उच्चारण किस प्रकार से कर देते हैं? मात्र, जो कि गलत है। और आप दोनों का ही अर्थ भी अगर देखेंगे, मात्र का अर्थ होता है केवल इतना ही, मात्र 5 ही रुपए हैं मेरे पास, केवल 5 ही रुपए मेरे पास हैं। और यहाँ पर मातृ ये माता के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है शब्द। इसी प्रकार से जो मृदा है वो मर्दा नहीं है, मृदा है, ये री की मात्रा है। और यहाँ पर ये मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि जो र के जो ये रूप होते हैं, रेफ रूप या पदेन रूप जो होता है, वो र की मात्राएं नहीं होती, वो र के रूप होते हैं। और जबकि री क्योंकि स्वर है और मात्राएं केवल स्वरों की ही होती हैं, तो यह री की मात्रा है, यह शब्द होगा मृदा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखें, ग्रह, और ये क्या है? गृह। ग्रह नक्षत्र होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, और गृह क्या होता है? घर होता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है द्रव्य, यहाँ पर पदेन र का प्रयोग किया गया है, और ये क्या है? दृश्य, यहाँ पर री की मात्रा है। श्रव्य, श के साथ र के प्रयोग को भी हमने देखा था कि जब श के साथ र का प्रयोग होता है तो उसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। और यहाँ पर श में जब री की मात्रा लगी है, श्रृंगार, तो यहाँ पर जो श के अंदर र लगा हुआ था वह नहीं लगेगा। और आप देखोगे कि श्रृंगार शब्द बहुत सारे लोगों का गलत लिखा हुआ होता है, उसमें श के साथ र भी लगा देते हैं और री की मात्रा भी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। श्रृंगार बन गया ये तो, जबकि शब्द क्या है? श्रृंगार। श री की मात्रा, अनुस्वार और गार। इसी तरीके से कृपा, कृपया, इसको भी बहुत सारे लोग कृपा बोल देते हैं, इसको भी कृपया बोल देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। यह शब्द कृपा होता है, यह कृपया होता है। एक शब्द जो रेफ रूप का है, जो बहुत ही प्रचलित शब्द है और जिसका उच्चारण और जिसकी वर्तनी लगभग गलत लिखी जाती है। आप किसी वाहन के पीछे भी आप लिखा हुआ देखते हैं, माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, तो वहां पर आप देखते होंगे कि आशीर्वाद कैसे लिखा मिलता है। इस प्रकार से आशीर्वाद लिखा मिलता है। अब आप इसका उच्चारण करके देखें। हम बात कर चुके हैं कि जो र का जो रेफ रूप है, उसका उच्चारण जिस वर्ण के ऊपर वह लगा होता है उससे बिल्कुल पहले होता है। तो ये तो बन गया आशीर्वाद। तो इसका ध्यान रखना है कि यह जो वर्तनी है यह बिल्कुल गलत है। ये जो र है ये व के ऊपर आएगा। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपने र के विभिन्न रूपों को भली भांति समझ लिया होगा। त और श के साथ र के प्रयोग को भी आपने समझ लिया होगा, और आपने र के अंदर ह्रस्व और दीर्घ ऊ की मात्रा का किस प्रकार प्रयोग होता है और री की मात्रा से बने हुए शब्दों का उच्चारण और उनकी वर्तनी किस प्रकार होती है, इन सब बातों को भली भांति समझ लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।